यह साल था 1943। पेरिस की सड़कें नाजियों के कब्जे में थी। रात के सन्नाटे में इस शहर की गलियों में जर्मनी की डायरेक्शन फाइंडिंग वैन लगातार गश्त कर रही थी। जर्मन काउंटर इंटेलिजेंस को भनक लगी थी कि इस शहर में एक ऐसा वायरलेस ऑपरेटर है जो उनके रडार से बचकर लंदन के SOE यानी स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के हेडक्वार्टर को सीक्रेट मैसेज भेज रहा है। जर्मन हाई कमांड को पता नहीं था कि वो रिपोर्ट भेजने वाला कोई खूंखार ब्रिटिश एजेंट या कमांडो नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी औरत है जो बच्चों की कहानियां लिखती है। और वो औरत थी नूर इनायत खान, जिसके पूर्वज कोई और नहीं टीपू सुल्तान थे, जिसकी परवरिश हुई थी एक सूफी माहौल में। इस महिला ने हिटलर की तानाशाही को तब चैलेंज किया जब फ्रांस की फौजें हिटलर के आगे घुटने टेक चुकी थी। कौन थी ये महिला और कैसे अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन टीपू सुल्तान की वंशज होते हुए भी उसने अंग्रेजों के लिए जासूसी करने का काम किया, और सिर्फ काम नहीं किया बल्कि जासूसी का बहुत बड़ा इनाम भी जीता। आज मैं इन्हीं महिला की कहानी आपको सुनाऊंगा, जिनका पूरा नाम था नूर इनायत खान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ फौजें ही जंग नहीं लड़ रही थी। जंग का एक बड़ा हिस्सा उन खुफिया गलियों में लड़ा गया जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड उस दौर में रखा ही नहीं गया। इसी अंडरकवर्ड दुनिया का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था SOE, पूरा नाम स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। इसी SOE की सबसे असरदार एजेंट्स में से एक थी नूर इनायत खान। मैडलिन के कोड नेम से वो नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में भेजी जाने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनी। एक ऐसे दौर में जब पेरिस में एक ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर की औसत उम्र मुश्किल से 6 हफ्ते हुआ करती थी, नूर ने 3.5 महीने तक पेरिस और लंदन के बीच उस अहम खुफिया नेटवर्क को अकेले जिंदा रखा। नूर की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में पैदा हुई नूर के पिता एक इंडियन क्लासिकल सिंगर और सूफी टीचर थे। उनकी माँ एक अमेरिकन महिला ओरारे बेकर थी। इन्होंने इस्लाम अपनाकर अपना नाम अमीना बेगम रख लिया था। नूर को वेस्टर्न दुनिया में राजकुमारी कहा जाता था, क्योंकि उनका परिवार यह दावा करता था कि नूर के पिता अपनी माँ की साइड से 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के वंशज थे। नूर की मेंटालिटी पर इस विरासत का अच्छा खासा असर था। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शन था कि जिस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ उनके पूर्वजों ने जंगें लड़ी, उसी ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर नूर हिटलर के खिलाफ काम करने जा रही थी। पहले नूर की फैमिली रूस में रहती थी, लेकिन रूसी क्रांति के दौरान उनका परिवार मॉस्को छोड़कर पहले लंदन गया और फिर पेरिस के पास फाजिल मंजिल नाम के घर में बस गया। नूर की परवरिश एक बहुत ही शांत और सूफी माहौल में हुई। उन्होंने फ्रांस की सोरबेन यूनिवर्सिटी से चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरिस कंजर्वेटरी से म्यूजिक की पढ़ाई की। जासूसी की दुनिया में आने से पहले नूर बच्चों के लिए कहानियां लिखती थी। 1939 में उन्होंने बौद्ध कहानियों का ट्रांसलेशन करके 20 जातक टेल्स नाम से एक किताब भी पब्लिश की। इस किताब का प्राइम मैसेज ही था दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, और यही मैसेज आगे चलकर उनकी असल जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। फिर एक घटना ने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जून 1940 में जर्मन आर्मी पेरिस की दहलीज पर थी। इनायत खान की पूरी फैमिली शहर छोड़कर फ्रांस के समुद्री तट की ओर भाग रही थी ताकि आखिरी ब्रिटिश जहाज को पकड़ सकें। नूर और उनके भाई विलायत की परवरिश फाजिल मंजिल के उस शांत माहौल में हुई थी जहां अहिंसा ही परम धर्म थी। लेकिन समंदर की लहरों पर भागते हुए इन दोनों भाई बहनों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके सूफी सिद्धांतों के बिल्कुल ही अपोजिट था। उन्होंने तय किया कि हिटलर के नाजीवाद की नस्लवादी सनक को रोकना उनके अपने पर्सनल शांतिवाद से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे नूर की एक गहरी पॉलिटिकल दूरदर्शिता भी थी। उस वक्त भारत में आज़ादी की लड़ाई अपने पीक पर थी। नूर का मानना था कि अगर इंडियंस इस ग्लोबल क्राइसिस में अपनी इच्छा से फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो जंग खत्म होने के बाद भारत को आज़ादी देने के अलावा कोई मोरल रास्ता नहीं बचेगा। उनके लिए ये केवल ब्रिटेन की मदद नहीं बल्कि भारत की आज़ादी की ज़मीन भी तैयार करना था। इसी कश्मकश और बड़े मकसद के साथ नवंबर 1940 में नूर विमेंस ऑक्सिलरी एयर फोर्स में शामिल हो गई। यहाँ उन्हें वायरलेस ऑपरेटर की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उनकी धारा प्रवाह फ्रेंच और रेडियो टेक्निक की समझ ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी SOE का ध्यान अपनी ओर खींचा। फरवरी 1943 में जब उन्हें F सेक्शन में शामिल होने को कहा गया, तब तक नूर ये जान चुकी थी कि वो अब सिर्फ एक वायरलेस ऑपरेटर नहीं बल्कि हिटलर के एम्पायर में घुसने वाली सीक्रेट वेपन बनने जा रही। रिपोर्ट्स में उनको मेंटली अनस्टेबल और फील्ड वर्क के लिए अनफिट तक बताया गया। जब उनकी मॉक इंटरोगेशन हुई तो वो इतनी घबरा गई कि ट्रेनर्स ने साफ कह दिया कि ये महिला गेस्टापो के सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन उनके चीफ मॉरिक बकमास्टर को उन पर भरोसा था, ये शायद उनके पास कोई और चारा नहीं रहा होगा।
ट्रेनिंग के बाद 16 जून 1943 की रात को एक छोटे से लाइसेंडर जहाज ने नूर को फ्रांस की धरती पर उतारा। नूर को एसओई के सबसे बड़े प्रॉस्पर नेटवर्क में रेडियो ऑपरेटर की जिम्मेदारी दी गई। इसको फ्रांसिस सुटिल लीड कर रहे थे। इस मिशन के लिए उनका कोड नेम मैडलिन और उनके फर्जी कवर का नाम जीन मैरी रेनियर रखा गया। पेरिस पहुंचते ही नूर ने अपना रेडियो सेटअप किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी लंदन को पहला सिग्नल भेजे 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि प्रॉस्पर नेटवर्क के लीडर फ्रांसिस सुटिल को 24 जून 1943 को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ कुछ डबल एजेंट्स के चलते प्रॉस्पर नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी गेस्टापो ने जाल बिछा दिया था और नूर अब दुश्मन के गढ़ में अकेले थी। यह देखकर लंदन कमांड में हड़कंप भी मच गया। उन्हें पता था कि गेस्टापो अब नूर की तलाश में है। लंदन से तुरंत ऑर्डर आया कि नूर अगली फ्लाइट से वापस इंग्लैंड लौट आए। लेकिन यहीं पर नूर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अलाइड कमांड का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि अगर वो वापस लौट आई तो फ्रांस में बचे खुचे लोकल लड़ाकों का लंदन से कांटेक्ट पूरी तरह से कट जाएगा और वो अनाथ हो जाएंगे। गर्मियों के आखिर तक पूरे पेरिस इलाके में वो इकलौती ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर थी जो छुपकर इंफॉर्मेशन भेज रही थी। अब उनका हर एक दिन मौत के साथ आंख मिचौली जैसा बीत रहा था। उन्होंने अकेले ही 6 अलग अलग रेडियो ऑपरेटर्स का काम अपने कंधों पर उठा रखा था, जो कि आसान बात नहीं थी। उन्हें 15 किलो का बी मार्क 2 रेडियो सेट एक सूटकेस में छिपाकर पेरिस की उन सड़कों पर ले जाना होता था जहां हर नुक्कड़ पर जर्मन सैनिक खड़े रहते थे। जर्मन सेना की रेडियो पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि अगर नूर 20 मिनट से ज़्यादा मैसेज भेजती तो वो उनके लोकेशन ट्रेस कर लेते। लेकिन वो लगातार अपना ठिकाना बदलती रही। वो कभी किसी पुराने दोस्त के घर से मैसेज करती तो कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में अपना काम करती। दिक्कत ये थी कि गेस्टापो ने उनका हुलिया पूरे शहर में फैला दिया था। इससे बचने के लिए नूर बार बार अपने बालों का रंग बदलती और अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदल देती। उनकी फ्रेंच लैंग्वेज इतनी क्लियर थी कि कई बार जर्मन सोल्जर्स ने उन्हें रास्ते में रोका, उनसे पूछताछ भी की, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। इस दौरान उन्होंने जो खुफिया इंफॉर्मेशन लंदन भेजी उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने हथियारों और पैसों को पैराशूट से गिराने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशंस भेजी। लेकिन नूर का काम सिर्फ मैसेज भेजना नहीं था। उन्हें रॉयल एयर फोर्स के उन पायलट्स के लिए एक लाइफलाइन का काम किया जिनके प्लेन दुश्मन की ज़मीन पर क्रैश हो गए थे। नूर इन पायलट्स की लोकेशन और उनकी सेफ वापसी के लिए लंदन के साथ कोऑर्डिनेट करती थी ताकि उन्हें सीक्रेट रास्तों से वापस ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। एक टाइम ऐसा आया जब नाजी खुफिया पुलिस इस अनजान मैडलिन की फुर्ती से बुरी तरह बौखला गई थी। जर्मन कमांडर्स के लिए ये उनकी इज्जत की लड़ाई जैसी बन गई। उनके सबसे एडवांस रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद एक अकेला ऑपरेटर उन्हें हफ्तों से चकमा दे रहा था। पेरिस जैसे शहर में जहां एक ब्रिटिश जासूस की एवरेज एज मुश्किल से 6 हफ्ते होती थी, वहां नूर ने अकेले 14 हफ्तों तक नाजियों के नाक के नीचे अपना मिशन जारी रखा। लेकिन नूर का ये इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन गेस्टापो की अपनी काबिलियत नहीं बल्कि नूर के अपने लोगों के धोखे की वजह से रुक गया। ये गद्दारी आज भी एसओई के इतिहास के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है। 13 अक्टूबर 1943 की उस दोपहर नाजी सुरक्षा सेवा यानी एसडी के एजेंटों ने नूर के छिपे हुए ठिकाने पर छापा मारा और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सवाल आज भी वही है कि आखिर नूर पकड़ी कैसे गई। इस गद्दारी को लेकर हिस्टोरियंस की सुई मेनली रेनी गैरी पर जाकर टिकती है। रेनी नूर के ही प्रॉस्पर नेटवर्क के एक सदस्य हेनरी गैरी की बहन थी। माना जाता है कि रेनी ने महज कुछ पैसों के इनाम और निजी जेलसी की खातिर उस राजकुमारी का सौदा कर दिया जिसे पकड़ना नाजियों के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। माना जाता है कि रेनी ने 1 लाख फ्रांसीसी फ्रैंक के इनाम के लिए नूर को धोखा दिया। इसके पीछे एक गहरी जलन भी थी। बताया जाता है कि रेनी फ्रांस के एंटलेम नाम के एक एसओई एजेंट से प्यार करती थी, लेकिन उस एजेंट का झुकाव नूर की तरफ ज़्यादा था। हालांकि जंग के बाद रेनी पर मुकदमा चला और सबूतों की कमी की वजह से उसे बरी कर दिया गया। तो ये एक थ्योरी थी उनके पकड़े जाने की, लेकिन दूसरी थ्योरी कहीं ज़्यादा डार्क और बड़ी राजनीतिक साजिश से भरी थी। ये थ्योरी हेनरी डेरिकोर्ट के इर्द गिर्द घूमती है। हेनरी एक एसओई ऑफिसर था जिसका काम खुफिया प्लेन्स की लैंडिंग कराना था। जंग के बाद की इन्वेस्टिगेशंस में यह हिंट मिला कि हेनरी शायद नाजियों के लिए डबल एजेंट का काम कर रहा था। या इससे भी खौफनाक थ्योरी ये है कि खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने जानबूझकर हेनरी का इस्तेमाल किया। कुछ जानकारों का मानना है कि डी-डे हमलों की असली जानकारी छिपाने के लिए MI6 ने प्रॉस्पर नेटवर्क और नूर की बलि चढ़ा दी ताकि जर्मनों का भरोसा जीता जा सके।
अब अगर ऐसा है तो नूर का बलिदान सिर्फ एक शहादत नहीं बल्कि युद्ध की बिसात पर चली गई बहुत ही क्रूर चाल थी। नूर के अरेस्ट के पीछे एक और छोटी सी लेकिन दर्दनाक इंसानी गलती थी। फ्रांसीसी रेजिस्टेंस के साथ पियरे वेनोट की डायरी के हिसाब से जब गेस्टापो नूर के करीब पहुंच रहा था तो उनके साथियों ने उनकी पहचान छिपाने के लिए बिल्कुल नए कपड़े खरीद कर दिए। लेकिन नूर को नीले रंग से बहुत लगाव था। उन्होंने सारे कपड़े नीले रंग के ही चुने। गेस्टापो का जासूसी तरीका इतना सटीक था कि उन्होंने पेरिस की सड़कों पर नूर को पहचानने के लिए इसी नीले रंग के इस्तेमाल के लिए रडार की तरह इसको इस्तेमाल किया। नूर को अरेस्ट करने के बाद 84 एवेन्यू फोच उन्हें ले जाया गया। ये पेरिस में गेस्टापो का सबसे खौफनाक हेडक्वार्टर था। यहीं पर उनका सामना उस भयानक सच से हुआ जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी गई। बदकिस्मती से गिरफ्तारी के वक्त जर्मनों के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नूर ने एक डायरी में अपने सभी भेजे मैसेज और आए हुए सीक्रेट मैसेजेस का पूरा रिकॉर्ड रखा था। ये एसओई के सिक्योरिटी रूल्स का सबसे बड़ा वायलेशन था क्योंकि इसमें कोड को तुरंत डिस्ट्रॉय करना होता था। अब वो राइटर थी तो उनकी एक पुरानी आदत रही होगी या फिर 14 हफ्तों तक अकेले काम करने के भारी दिमाग के प्रेशर का नतीजा रहा होगा। लेकिन इस एक डायरी ने जर्मनों के हाथ पूरी कोड बुक सौंप दी। इसके बाद गेस्टापो ने रेडियो के जरिए भयानक खेल शुरू किया। उन्होंने नूर का रेडियो और उनके कोड का इस्तेमाल करके लंदन को झूठे मैसेज भेजने शुरू किए। लंदन कमांड नूर के मोर्स कोड टैप करने के स्टाइल को पहचानने में नाकाम रही और समझती रही कि नूर सेफ है। इसी लापरवाही के चलते लंदन ने सीधे गेस्टापो के जाल में 3 नए जासूसों को पैराशूट से उतार दिया। जमीन पर उतरते ही उनको पकड़ लिया गया। लेकिन इस सब के बीच नूर ने पक्के जासूस वाला काम किया। एसडी के इंचार्ज हैंस जोसेफ कीफर ने उन पर हर तरह का जोर लगाया लेकिन नूर पूरी तरह चुप रही। उन्होंने एक भी फ्रेंच साथी का नाम नहीं लिया और ना ही कोई खुफिया जानकारी उगली। यहाँ तक कि कीफर को भी बाद में कबूल करना पड़ा कि नूर ने लगातार झूठ बोला और उनका ना चाहते हुए भी सम्मान हासिल किया। यही नहीं, नूर ने वहाँ से भागने की 2 बेहद हिम्मत वाली कोशिशें की लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। 25 नवंबर 1943 को उन्होंने 2 साथी कैदियों के साथ मिलकर एक रोशनदान को ढीला किया और गेस्टापो हेडक्वार्टर की छत पर चढ़ गई। वो लगभग आज़ाद ही होने वाले थे कि तभी रॉयल एयरफोर्स ने पेरिस पर बमबारी कर दी। हवाई हमले के सायरन बज गए और गेस्टापो ने तुरंत कैदियों की गिनती शुरू कर दी। नूर और उनके साथियों का गायब होना पकड़ लिया गया और उन्हें छतों से दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। मिलिट्री हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर उस रात को वो हवाई हमला ना होता तो ये दूसरे वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी और शानदार जेल ब्रेक की घटना होती। वापस पकड़े जाने के बाद उनसे कागज पर साइन करने को कहा गया कि वो दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेंगी, जिसे नूर ने फाड़ कर ऑब्वियस बात है फेंक दिया। जर्मन हाई कमांड ने तंग आकर नूर को एक बेहद खतरनाक कैदी मान लिया। 27 नवंबर 1943 को उन्हें फ्रांस से निकालकर जर्मनी के पफोर्जाइम जेल में भेज दिया गया। यहाँ नूर को हिटलर के खौफनाक यानी रात और कोहरा आदेश के तहत रखा गया। इस आदेश का सीधा मतलब था कैदी को दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए गायब कर देना ताकि वो एक गुमनाम खौफ का हिस्सा बन जाए। उन्हें 10 महीनों तक बहुत ही अकेलेपन में रखा गया। उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए दिन रात भारी जंजीरों में बांध कर रखा गया। उनके हाथ और पैर आपस में जकड़े हुए थे जिससे सीधा खड़ा होना भी इम्पॉसिबल था। उन्हें भूखा रखा जाता और बहुत बुरी तरह पीटा जाता, लेकिन कोई जर्मन ऑफिसर उन्हें तोड़ नहीं सका। उन्होंने अपने पास की कोठरी में बंद महिला कैदियों के साथ बातचीत करने का एक अनोखा तरीका निकाला। अपने खाने के लोहे वाले कटोरे पर नाखूनों से खरोंच कर उन्होंने अपना नाम, लंदन का पता और कुछ मैसेजेस लिखे। वो अक्सर उस पर वाइव ला फ्रांस यानी फ्रांस अमर रहे लिखती थी। जब आसमान में अलाइड बम वर्षकों की आवाज़ गूंजती तो बाकी कैदी उन्हें खरोंच कर ही वापस जवाब देते। लगभग 1 साल तक इस नरक को सहने के बाद भी पफोर्जाइम जेल के डायरेक्टर ने बाद में जांच में बताया कि नूर एक दिन के लिए भी नहीं टूटी। उनका हौसला बिल्कुल वैसा ही था। सितंबर 1944 तक अलाइड फौजें पूरे यूरोप को आज़ाद कराते हुए आगे बढ़ रही थी। नाजी शासन को अपना अंत करीब दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट खुफिया कैदियों को मारना शुरू कर दिया। 11 सितंबर की रात को नूर को अचानक पफोर्जाइम जेल से बाहर निकाला गया और कार में बैठकर बवेरिया ले जाया गया। उनकी मंजिल थी दुनिया का सबसे खौफनाक टॉर्चर कैंप दचाऊ। वो रात के अंधेरे में वहाँ 3 दूसरी महिला जासूसों के साथ पहुंची। टॉर्चर का खेल आखिरी रात भी जारी रहा और उनके साथ भयंकर बर्बरता की गई। 13 सितंबर 1944 की सुबह 30 साल की नूर इनायत खान और उनके साथियों को कैंप के कुत्तों के बाड़े के पास लाया गया। एक एसएस गार्ड ने उनके सिर के पिछले हिस्से पर बंदूक रखी। उस सूफी और शांत महिला ने अपना सिर उठाया और अपनी आखिरी सांस पूरी ताकत से खींचते हुए उन्होंने चीख कर कहा, लिबर्टी। गोली चली और एक महान जिंदगी का अंत हो गया।
उनके शरीर को तुरंत दचाऊ के शमशान की भट्टी में जला दिया गया ताकि उनका नामो निशान हमेशा के लिए इतिहास से मिट जाए। लेकिन नाजियों की ये कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। जर्मनी के सरेंडर के बाद जब गेस्टापो के रिकॉर्ड खंगाले गए और ऑफिसर से पूछताछ हुई तो नूर की बहादुरी के ऐसे किस्से सामने आए जिसने पूरे ब्रिटेन को हैरान कर दिया। 1949 में किंग जॉर्ज VI ने उन्हें मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया, जो बहादुरी का सबसे बड़ा आम नागरिक सम्मान होता है। फ्रांस की सरकार ने भी उन्हें क्रॉइक्स डी गुरे से नवाजा। आज लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में उनकी एक पीतल की मूर्ति लगी हुई है। वो पहली भारतीय मूल की महिला हैं जिनके घर पर ब्लू प्लैक यानी सम्मान की निशानी को लगाया गया है। दोस्तों, नूर इनायत खान की कहानी इतिहास की एक बहुत ही अजीब सच्चाई है। जिन खूबियों की वजह से ब्रिटिश कमांडर्स को लगा था कि वो जासूसी के लायक नहीं हैं, उनका दूसरों का दर्द समझना, उनका सूफी शांतिवाद और उनकी भावुकता, उन्हीं खूबियों ने उन्हें गेस्टापो के टॉर्चर के सामने टूटने से बचा लिया। पैसों या मजे के लिए काम करने वाला कोई जासूस शायद दर्द से बचने के लिए सारे राज उगल देता, लेकिन अपने उसूलों के लिए लड़ने वाले के लिए उसके उसूल उसके शरीर से ज़्यादा कीमती होते हैं। नूर ने साबित किया कि एक इंसान के अंदर की सच्ची हिम्मत किसी भी क्रूर तानाशाही के हथियारों से कहीं ज़्यादा धारदार होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नूर इनायत खान की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।